सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स, है ना। चैप्टर होने वाला है रियल नंबर्स। तो पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 से जो पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी देखी है तो पहले वो देखना है, फिर इस पर जंप करना और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5। ठीक है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। है ना, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था। ये देखिए, आपके रेफरेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल 1 का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे दे रखा है। क्या है, जैसे कंसीडर द नंबर्स था यहाँ पे 4 रेज टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ये आप ट्राई करेंगे? ठीक है, अगर आपको हिंट देना हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि भाई मैंने इसमें क्या बताया था। ठीक है, कि भाई देखो, कोई भी नंबर है ना, लेट्स से कोई भी नंबर है, लेट्स से 50। ठीक है, 50 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 5 इंटू 10 निकल के आता है। ठीक है, 5 इंटू 10 एंड 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। सो बेसिकली बात ऐसी है कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में एक जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें कहीं ना कहीं 2 एंड 5, है ना, एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही छोटी सी बात यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। हमें नंबर क्या दे रखा है, 6 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 एंड 3 निकल के आता है। क्या यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो ये जो है कभी एंड कर ही नहीं सकता। ऐसे ही देखो, अगर मान लो 6 की पावर 2 होती या 3 या 4 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर 4 है ना। अरे भाई, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 से लेके कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 4 मान लिया। ठीक है, 4 मानने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 टाइम्स। ठीक है, तो 6 का जो होता है वो 2 इंटू 3 होता है। ऐसे ही हर 6 का 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी इसमें 5 दिख रहा है? 2 तो हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन 5 का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि 2 का। तो अगर यहाँ पे 5 नहीं है, एटलीस्ट 1 5 नहीं है, तो हमारा काम नहीं बन सकता, यानी ये नंबर कैन नेवर एंड विद 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, यही आंसर है इसका, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है, लिखने का काम आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है ना। कॉन्सेप्ट समझना ज़रा, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 2 मार्क में बहुत बार आया हुआ है, 2 मार्क में या फिर एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है ये। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखो, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, भाई देखो, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है भी या नहीं भी है। सो कंपोजिट नंबर का जो फंडा है वो क्या होता है ना। हाउ डू वी डिफाइन कंपोजिट नंबर? हाउ डू यू डिफाइन कंपोजिट नंबर? तो भाई देखो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए। और उसमें भी जो मैंने 2 फैक्टर बोले हैं ये कि भाई मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इनके अलावा एक और होना चाहिए। तो इनके किन के अलावा? वो 2 फैक्टर हैं कौन से? एक तो 1 हो गया, और जो दूसरा होता है वो होता है द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इनके अलावा और कोई फैक्टर है, सो वो जो नंबर होगा वो कंपोजिट होगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नहीं होगा, वो प्राइम नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इसमें यही चेक करना है कि क्या ये नंबर कंपोजिट है, या हम ये चेक करके इसमें बता सकते हैं कि इसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 आ रहे हैं, है ना। 2 अगर फैक्टर हैं खाली तो वो तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा ना। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास 7 है, हमारे पास 11 है, हमारे पास 13 है, प्लस 13 है। प्लस जो है वो सेपरेट कर रहा है, किन को सेपरेट कर रहा है? इस वाले पार्ट को एंड इस वाले पार्ट को। ठीक है, क्या मैं 13 कॉमन ले लूँ दोनों में से? अगर मैं 13 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 7 इंटू 11
इंटू 13 की जगह 1 हो गया है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटू में 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, है ना। फिर प्लस 13 था, 1 रह जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस में 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11, है ना। 7 इंटू 11 कितना होता है 77 प्लस 1, कितना हो गया ये 78, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना, मल्टीप्लाई करके चलो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 है, 8 है और ये 13 है, ठीक है। वन 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 फोर 1114। तो हम लोग इसमें बिल्कुल ये देख सकते हैं कि भाई इनके जो फैक्टर होंगे कम से कम 13 और 78 तो है ही, ठीक है। ये नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा, है ना। एक 1 देखने को मिलेगा इसका फैक्टर, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 भी है एक फैक्टर, है ना। 78 के टुकड़े करेंगे तो 2 भी एक फैक्टर निकल के आएगा। और देखें तो 2 भाई किस पे 35, 35 और 4 39, 39 भी इसका एक फैक्टर है 39, ठीक है। यहाँ से 3 भी निकल के आ गया एक फैक्टर। तो भाई इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो यानी ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, है ना। सो यहाँ पे हमने एक लाइन लिख सकते हैं क्या, वी कैन क्लियरली सी दैट दिस number has more than 2 factors and hence it can be said that it is a composite नंबर। सो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसका जो पार्ट बी है ना, ये वाला 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ये आपको करना है, ठीक है। और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया जो हमने 6 वाला क्वेश्चन किया था, एक LCM HCF वाला था, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना, 1 मार्क में आ सकते हैं, ठीक है। और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक जो लास्ट हम करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है ना। सो देयर इज़ सर्कुलर पाथ, यानी भाई एक सर्कुलर पाथ है ना, एक पार्क होगा या स्पोर्ट्स फील्ड यहाँ पे दे रखी है, तो एक सर्कुलर पाथ है। ओके, ये लीजिए, ठीक है। तो भाई देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई। यहाँ से मान लेते हैं ये स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, ये एक स्टार्टिंग लाइन है। एक तरफ तो रवि है ना, हाँ, एक तरफ सोनिया और क्या नाम था, रवि। तो ये है रवि और ये मान लेते हैं सोनिया है, ठीक है, RS, रवि सोनिया। अब देखो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है ना, इस पूरी सर्कुलर फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया उसे उसी लाइन तक वापस एक राउंड कंप्लीट करने में, वापस आने में 18 मिनट का समय लगता है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, राइट। अब जो नेक्स्ट रवि है, रवि को कितना समय लगता है, या फिर जो रवि है इसको लगते हैं हमारे 16 नहीं 12 मिनट्स, है ना। देखो ये रहा 12 मिनट्स, ठीक है। सो भाई रवि जो है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, इसलिए रवि को
12 मिनट्स का समय लगता है सिर्फ, ठीक है। तो जो रवि है वो लेता है सिर्फ 12 मिनट्स का समय, 12 मिनट का समय एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने समय के बाद वो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, ठीक है। तो भाई देखो जब रवि दौड़ेगा पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके आएगा तब सिर्फ 12 मिनट हुए होंगे, है ना। जब 12 मिनट हुए होंगे तो सोनिया कहीं कहीं बीच में रही होगी, यहाँ कहीं होगी मे बी, है ना, पीछे ही कहीं होगी, मतलब है ना, एंड पॉइंट से पीछे ही तो होगी ना, ठीक है। तो भाई जब रवि का एक चक्कर कंप्लीट हो गया यानी सोनिया पीछे है, फिर रवि का दूसरा चक्कर भी स्टार्ट हो गया, है ना, सोनिया अभी भी पीछे है। लेकिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब सोनिया और रवि दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे, एक साथ खड़े होंगे, ठीक है। वो समय कब होगा, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एंड थोड़ा सा सोच के देखो ज़रा सा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो एलसीएम होता है ना, इन दोनों नंबर से, जो भी गिवन नंबर है इनसे बड़ा ही होता है, ठीक है। अच्छा बड़ा नहीं होगा तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। सो अभी देखो 18 और 12 को अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है। एलसीएम लेना मैंने बता रखा है, एचसीएफ लेना भी मैंने बता रखा है, बात बहुत अच्छे से हमने पहले किए थे। सो हियर वी गो, 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो एलसीएम हमें लेने के लिए, या फिर पहले लिख लेते हैं इसको, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 12 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉमन फैक्टर लिखना पड़ेगा हमें, है ना, हर एक कॉमन फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो इसमें दो ही फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, 2 है और 3 है, और दोनों की ही जो हाईएस्ट पावर है वो हमें लेनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे है 3 की पावर 2, ठीक है। सो 2 raised to the power 2 is what, 4, and 3 raised to the power 3 is 9. So our answer will be 4 into 9, which is 36 minutes. So after 36 minutes they will be at the starting point again, है ना, एक साथ होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है, ये हैं, और भी हम और भी बहुत सी टाइप्स करने वाले हैं इसमें, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।